गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम हिंदी टेक्स्ट में लेसन 18 देश के प्रति हमारे कर्तव्य करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जिस देश में हम जन्म लेते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, हम किसी भी धर्म को अपनाते हैं, कोई भी अपने मतलब मनपसंद की जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमारी जो सारी ज़रूरतें इच्छाएं जो हैं इस देश में रहकर पूरी होती हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के शक्तिबोध और सौंदर्य बोध की रक्षा करें। तो शक्तिबोध का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश की बुराई किसी के सामने ना करें, देश के जो रहस्य हैं वो किसी को ना बताएं। और सौंदर्य बोध से तात्पर्य यह है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। दो व्यक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और इस पाठ के जो लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल के द्वारा यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, अगर आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। वे मुग्ध क्या हो गए, उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। ठीक है ना। कहने का मतलब ये क्या है कि वह युवक यह नहीं सुनना चाहता था कि उसके देश जापान में फल नहीं मिलते। उसने जल्दी से फल लाकर स्वामी रामतीर्थ जी को दे दिए और इस तरह से उन्होंने अपने देश की शक्ति बोध की रक्षा की, अपने देश के शक्ति बोध का सम्मान किया। ठीक है। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेखक ने और बताया है कि इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति का तो अपमान होता ही है, उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के देश का भी अपमान होता है जहाँ से कि वह आया है। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे जो कि आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से फाड़कर निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। क्या सूचना दे दी कि भाई युवक ने किताब के पेज फाड़ लिए। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मतलब बाकी के उस देश के और जो विद्यार्थी थे उस युवक के कारण वह भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। मतलब साफ है, एकदम साफ कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर
ऊंचा किया, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा, अपमानित करता रहा। तो इसी तरह से लेखक कहते हैं कि और दूसरे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी जो काम है वह मतलब जिसे कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और मतलब अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो यह नहीं होती है कि वह चीज़ बड़ी है या छोटी है, वह देने वाले की भावना पर निर्भर करती है। अब जो लेखक हैं अपनी बात को उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन के ऊपर चले तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उनकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वह उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडियों में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया, खुश हो गया। तो राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम सबसे उत्तम अच्छा उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। तो तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा ने यह नहीं देखा कि भाई शहद सस्ती चीज़ है या क्या, बल्कि उन्होंने मतलब उसके पीछे छिपे किसान के प्यार को देखा। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी, है ना, सुतलियाँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये होती हैं सुतलियाँ, रस्सी। एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी की कोठी के बाहर आए तो वह खाट उन्हें दे दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भाव विभोर हो गए कि कुछ कह ही न सके। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फ़ोटो दस्तखत करके साइन करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। स्वयं मतलब अपने आप। जिस दस्तखती फ़ोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। ये नहीं कि उन्हें खाट मिल गई तो इसलिए उन्होंने उनको दस्तखत करके दिया, बल्कि किसान का जो प्रेम था उसकी वजह से उन्होंने जो था वो दस्तखत करके उनको दिया। तो हम अपने कार्य को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। अनुकूल चलने की आदत डालें अर्थात हम वह काम करें जो हमारे देश के हित में है। यह बहुत ही उचित है, बहुत ही सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हमारे देश की भीतरी दशा को ठीक ठाक ना समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने ना रखें। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो भी है हमें अपने देश की दशा को समझना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हैं। हमें अपने देश की शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध।
मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों, मोटर बसों, है ना, कहीं भी जब हम यात्रा कर रहे हों तो कभी भी हमें अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश में यह कमी है ना। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अगर हमारे परिवार में अगर पैसे की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, तो हम अपने घर की इज्जत बनाकर रखते हैं ना। कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे परिवार में इस चीज़ की कमी है। उसी तरह से हमें भी अपने देश की कमियों के बारे में कभी किसी दूसरे के आगे नहीं कहना चाहिए। और कहीं भी अगर हम घूमने फिरने जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, तो हमको अपने उन सार्वजनिक जगहों को साफ रखनी चाहिए और इस तरह से हमें अपने देश की सौंदर्य बोध की भी रक्षा करनी चाहिए। और ये जैसे केला खाकर ये है छिलका रास्ते में फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमको दूसरे को कभी कोई जो है बुरी बात नहीं कहना चाहिए। हम कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो है थूक देते हैं और मतलब जब निमंत्रण मिलता है तो देर से पहुंचते हैं और वचन देकर भी घर आने वालों का मतलब सम्मान नहीं करते या उनको अपने घर पर नहीं मिलते हैं। तो हमको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश के सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचती है। यहाँ हम सभी का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम मन, वचन और कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देश की शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को हानि पहुँचे। और हमें जो है, यदि आपके किसी गलत कार्य का अनुसरण करने वाले 50 लोग हो सकते हैं तो आपके उचित कार्य का अनुसरण करने वाला कोई ना होगा, यह असंभव है, ठीक है ना। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, अपने देश के शक्ति और सौंदर्य बोध की रक्षा करेंगे, तो बाकी लोग भी हमारे इस काम का अनुसरण करेंगे। हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य से अपना काम करते जाइए। आप देखेंगे कि देर से ही सही, किंतु आपके कार्य का अनुसरण करने वालों की एक बड़ी जमात आपके पीछे जो है वो खड़ी होगी। एक दिन इस जमात के आगे सभी अनुचित कार्य करने वालों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और आप सही कार्य कर रहे हैं तो आपको देखकर बाकी के व्यक्ति भी आपकी तरह सही कार्य करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीत हमेशा उचित कार्य करने वालों की ही होगी। मतलब अगर कोई गलत काम करता है तो वो थोड़े दिन तक ही चलता है और हमेशा अंत में सत्य की जीत होती है। तो इस तरह से आपने इस कहानी में दो बातें पढ़ी कि एक तो हमें अपने देश की शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरा मतलब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ देते हैं, तो उसका सम्मान भावनाओं से होता है। यह नहीं होता है कि वह भेंट महंगी है या सस्ती है। तो इस तरह से हमें कोई भी कार्य जो करना है वो अपने देश के हित में करना है, देश की भलाई को ध्यान में रखकर करना है। तो आज मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।